हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और हमारा सेशन चल रहा है बायोलॉजी का, जिसके अंदर हमने प्लांटों का क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी इसको स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमारा एक पहला किंगडम चल रहा है जिसका नाम है मोनेरा जगत, मोनेरा किंगडम। इसके अंदर हमने जितने भी इस अर्थ पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं उस वाले ग्रुप को हमने पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है। तो इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया आते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। मतलब इनके अंदर जो सेल पाई जाती है ना वो किस टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। इसकी पहली क्लास हमने कंप्लीट कर ली थी, आज हमारी इसकी दूसरी क्लास है। और दूसरी क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जीवाणुओं के अंदर किस तरीके से पोषण होता है, किस तरीके से जनन होता है, इनका हार्दिक महत्व क्या है। ये सारी चीज़ें हम इस क्लास के अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये साइंस की क्लास आपकी सभी एग्जामों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप किसी भी एग्ज़ाम को आप दे लो, जहाँ साइंस का वेटेज बहुत अच्छा आता है, वहाँ आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, थ्योरी आप यदि ब्रीफली इसको पढ़ोगे कहीं ना कहीं हेल्पफुल आपको रहने वाली है। तो बात करते हैं, देखो स्लाइड के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, देखो जीवाणुओं के अंदर पोषण। अब पोषण की बात यदि की जाए तो ये एक सूक्ष्म जीव है, यूनिसेल्युलर एनिमल है हमारे पास। और इनकी बदी बात की जाए तो इनके अंदर पोषण किस तरीके से होता है, ये भोजन किस तरीके से ग्रहण करते हैं, क्या आहार होता है इनका, तो बहुत सारी बात हम करने वाले हैं। तो देखो ज़्यादातर हम इनकी बात करें बैक्टीरियाओं की, जीवाणुओं की, हमारे पास जीवाणु चल रहा है। तो ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब ये होता है कि ये दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं खुद ही, प्लांट की तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसके द्वारा ये भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो बात करते हैं, देखो क्या है प्रोसेस इनके अंदर। तो ज़्यादातर कैसे होते हैं, अधिकांश जीवाणु तो परपोषी होते हैं, लेकिन कुछ जीवाणु कैसे होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं। स्वपोषी मतलब कुछ जीवाणु जो अपवाद स्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन भी बना लेते हैं। देखो तो इनकी हम बात करते हैं, जिन्हें हम स्वयंपोषी कह देते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स इनको कहते हैं। भोजन बनाने के लिए ये प्रकाश ऊर्जा का या फिर रासायनिक ऊर्जा, इनमें से किसी एक ऊर्जा का उपयोग करेंगे। या तो सनलाइट का यूज करेंगे या कहीं ना कहीं से हमें केमिकल एनर्जी का यूज करना ही करना पड़ेगा। उसका उपयोग करते हैं तो हम उसको कह देते हैं क्या, स्वपोषी बोल देते हैं। जैसे कि सबसे पहला आ जाता है हमारे पास कौन सा, प्रकाश संश्लेषण पोषी, जिसको हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। इनका काम क्या है कि ये जीवाणु आपके भोजन संश्लेषण के लिए किस ऊर्जा का उपयोग करने वाले हैं, पहली बात तो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करने वाले हैं। इनकी कोशिका का कोशिका द्रव्य में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषी वर्णक यानी पिगमेंट, इनका जो कोशिका द्रव्य होता है, उस कोशिका द्रव्य के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कह देते हैं। जनरली सभी कोशिकाओं के अंदर लिक्विड मटेरियल भरा रहता है, उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो इसके कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। ये ही पिगमेंट क्या करते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन ये ऐसे बैक्टीरिया हैं इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो हो रही है, लेकिन कैसी हो रही है भाई, वो नॉन ऑक्सीजनिक हो रहा है। ये बात आपको याद रखना है, ये पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट बनता है। नॉन ऑक्सीजनिक का मतलब ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होगा। हाँ, प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं लेकिन ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस हमें नहीं करेंगे, O2 हमें नहीं देंगे ये। तो पहला था हमारे पास कौन सा, प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी। इसके अंदर पहला आ जाता है कि ये प्रकाश वाले तो हैं लेकिन कैसे हैं, अकार्बनिक पोषी हैं। अकार्बनिक मतलब किसी भी कार्बनिक पदार्थ का उपयोग ये अपने लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में नहीं करेंगे, ये अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करेंगे। इनमें उदाहरण आपको याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जैसे कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया उदाहरण के लिए आ जाता है हमारे पास क्या, क्रोमैटिया, इसका नाम याद रखना है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इसका नाम है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसका मतलब ये है कि ये किसका यूज कर रहा है अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, सल्फर का यूज कर रहा है। दूसरा आ जाता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसका उदाहरण हमें दे रखा है क्लोरोबियम और थायोथ्रेक्स, ठीक है। दूसरा आ जाता है प्रकाश कार्बनिक। प्रकाश कार्बनिक का मतलब यह है कि ये प्रकाश का उपयोग करेंगे, साथ में कैसे पदार्थों का उपयोग करेंगे, कार्बनिक पदार्थों का, जिनमें आ जाते हैं देखो हमारे पास पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, जिसके लिए उदाहरण हमारे पास बन जाता है रोडोस्पाइरिलम और रोडोसूडोमोनास। आपके पास ये दो उदाहरण प्रकाश कार्बनिक कोशिका के बन जाते हैं। तो इनके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, एग्जाम में हमसे इन्हीं उदाहरणों से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो बात करते हैं, अगली स्लाइड के अंदर चलते हैं।
अगली स्लाइड के अंदर अब हमें देखने को मिलता है कि इस स्लाइड में जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करने वाले हैं उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर उपयोग होने वाला है हमारा किसका, रासायनिक ऊर्जा का। वहाँ पर तो ये प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये करने वाले हैं किसका, केमिकल एनर्जी का यूज करने वाले हैं। क्या है देखो, बात करते हैं जिन्हें हम रसायन संश्लेषी स्वपोषी कह देते हैं, यानी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स कहलाते हैं। मतलब ये अप्रकाश संश्लेषी और स्वपोषी भी होते हैं, प्रकाश का उपयोग नहीं है करने वाले, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक इनके अंदर क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो ये क्या करेंगे भाई, फिर भोजन बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करेंगे, तो ये भोजन बनाने के लिए प्रकाश के स्थान पर इस केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करने वाले हैं। और ये अकार्बनिक या कार्बनिक दोनों तरीके से कर सकते हैं, पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं और उससे प्राप्त रासायनिक ऊर्जा का उपयोग ये काय के लिए करते हैं, भोजन के लिए करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमें याद रखना है कि सबसे पहले हमें अकार्बनिक वाली याद रखनी है, कौन से, रासायनिक, जैसे कि आयरन बैक्टीरिया है हमारे पास, सल्फर बैक्टीरिया है, कार्बन बैक्टीरिया है हमारे पास, कुछ नाइट्रिकारी जीवाणु हैं जिन्हें हम नाइट्रेट बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, जो कि क्या करता है, जो हमारे पास अमोनिया है इस अमोनिया को बदल देता है किसके अंदर, NO2 के अंदर। तो हम कह देते हैं ये नाइट्रेट बैक्टीरिया कहलाता है हमारे पास, नाइट्रोसोमोनास। ये है हमारी क्या, अमोनिया, अमोनिया NH3 अमोनिया, और ये इस अमोनिया को बदल देता है काय के अंदर, जिसे हम नाइट्राइट कहते हैं, नाइट्राइट के अंदर NO2 के अंदर बदल देता है। दूसरा इसी तरीके से होता है हमारे पास नाइट्रेट बैक्टीरिया, जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, फिर इस NO2 को फिर NO3 के अंदर बदल देता है, जो कि हमारे पास कहलाता है क्या, नाइट्रेट। इसको हम बोल देते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट। नाइट्रेट में बदल देता है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे पास नाइट्रिकारी बैक्टीरिया हैं, यानी जो हमारे पास नाइट्रोसोमोनास है, तो सबसे पहले नाइट्रोसोमोनास क्या करेगा, हमारे पास जो अमोनिया है उस अमोनिया को बदलेगा NO2 में। फिर दूसरा आएगा हमारे पास जो NO2 को बदलेगा काय के रूप में, NO3 के रूप में। NO3 में क्यों बदला गया है इस अमोनिया को, NO3 में इसलिए बदला गया है कि अब इस NO3 की जरूरत इनको पड़ेगी, तो ये नाइट्रेट के रूप में अपनी बॉडी के अंदर इस ऊर्जा को ग्रहण कर पाते हैं। बाद बाकी ये नाइट्रेट के फॉर्म में हमें एनर्जी फिर प्लांटों को मिल जाती है, और प्लांटों को इनसे क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है कहीं ना कहीं। हाइड्रोजन जीवाणु होते हैं हमारे पास। तो ये थे हमारे अकार्बनिक। अब आ जाती हैं रासायनिक, तो हैं साथ में कैसे हैं, कार्बनिक है, जैसे कि मिथेनोबैक्टीरिया, जो कि CH4 को, मीथेन को, इसी का नाम है, CH4 का नाम क्या है, मीथेन। मीथेन, इसको हम मार्स गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस, इसी को बोला जाता है मार्स गैस। क्यों, क्योंकि ये दलदल वाले क्षेत्र में वहाँ पर उत्पन्न होती है, दल, जहाँ पर दलदल होती है, मिट्टी भरी रहती है, पानी भरा रहता है, वहाँ दलदल बन जाती है, कीचड़ बन जाती है, वहाँ पर जो एक अलग ही टाइप की स्मेल जो आती है ना, वो मीथेन गैस की आती है, जिसे हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने वाला है मिथेनोबैक्टीरिया। याद, एग्जाम्पल याद रखना है, मिथेनोमोनास हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कौन कौन से, रसायन संश्लेषी स्वपोषी के अंदर एक रासायनिक अकार्बनिक पोषी, और दूसरा था हमारे पास रासायनिक कार्बनिक पोषी। अगली स्लाइड में चलते हैं। आगे की स्लाइड के अंदर आ जाते हैं, कुछ जीवाणु हमारे पास देखने को मिलते हैं हमें, कैसे, विषमपोषी जीवाणु। अब ये विषमपोषी क्या होते हैं, ये भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं या कोई जीवित जीव जो होता है ना, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उस जीव से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कह देते हैं क्या, विषमपोषी। अब विषमपोषी के अंदर देखो हमारे पास आते हैं सबसे पहले मृतोपजीवी जीवाणु, जिन्हें हम सेप्रोफिक बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। जैसे कि ये क्या करने वाले हैं, ये सड़े गले पदार्थ पर या हम कहें मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले हैं। ये हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक है अविकल्पी मृतोपजीवी और दूसरे हैं हमारे पास विकल्पी परजीवी। अविकल्पी मृतोपजीवी ऑब्लिगेट सेप्रोट्रोफिक, और विकल्पी परजीवी यानी फैकल्टेटिव पैरासाइट हमारे पास कहलाती है। तो याद रखना है, कंफ्यूजन सबसे ज्यादा इन्हीं के अंदर होता है कि अविकल्पी क्या होती है, तो ये जीवाणु अपना भोजन केवल और केवल
केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं, मतलब इनके पास और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है भाई, टिक करना ही करना है। कौन सा वाला? हमें मृत कार्बनिक पदार्थ। किसके अंदर मृत कार्बनिक पदार्थ करना है भाई? हमें अविकल्पी मृतोपजीवी के अंदर है। इनके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है कि ये किसी दूसरे माध्यम से भोजन ग्रहण कर सके, तो हम उन्हें कह देते हैं क्या? अविकल्पी मृतोपजीवी। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, इनके पास बैसिलस वल्गैरिस और दूसरा आ जाता है हमारे पास क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिना, ये हमारे पास अविकल्पी के कहलाते हैं। अब विकल्पी से नाम से पता चल रहा है, विकल्पी मतलब इनके पास विकल्प है, ऑप्शन है। यदि एक माध्यम से इनको भोजन नहीं मिला तो ये दूसरे माध्यम से भी भोजन ले सकते हैं। ये सामान्यतः मृतोपजीवी होते हैं, परंतु क्या करते हैं, ये मृत कार्बनिक पदार्थों से की अनुपस्थिति में ये परजीवी भी हो सकते हैं। यदि मान लो इनको भोजन के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ नहीं मिला, सड़ा गला पदार्थ यदि कहीं पे नहीं मिला, तो ये परजीवी के रूप में किसी दूसरे जीव के शरीर से भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो मतलब इनके पास ऑप्शन है और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये बात याद रखें। ऑप्शन नहीं, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, और इनके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है, ये बात हमें याद रखनी है। तो विकल्पी अविकल्पी हमारे पास उदाहरण इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अब बी नंबर का हमारे पास आ जाता है परजीवी जीवाणु, जिसको हम पैरासाइटिक बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। पैरासाइटिक का मतलब ये है कि ये केवल और केवल कहाँ से अपना भोजन लेने वाले हैं? जीवित जीवों से प्राप्त करने वाले हैं। जीवित जीवों के अंदर भी दो तरीके से यहाँ भी हमें मिलेंगे, पैरासाइट भी हमें दो तरीके का, एक तो अविकल्पी परजीवी होगा और एक विकल्पी मृतोपजीवी होगा। क्यों विकल्पी मृतोपजीवी का मतलब क्या हुआ? कि इसके पास विकल्प है, ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कि ये मृतजीवी हो सकता है, वैसे हमें पता है ये कैसा है? परजीवी। परजीवी मतलब अविकल्पी, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमेशा परजीवी के रूप में ही भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे माइकोबैक्टीरियम, एक तो है लेप्री हमारे पास, और विकल्पी मतलब ये सामान्यतः तो परजीवी होते हैं, लेकिन जब कोई होस्ट, होस्ट मतलब वो है जिस जीव के शरीर पर ये पाए जाते हैं, वो जीव यदि अनुपस्थित है तो ये फिर मृत जीवी भी हो सकते हैं। ये बात क्लियर सभी की? इसके अंदर आ जाता है हमारे पास क्या सॉरी, इसके अंदर आ जाता है हमारे पास क्या? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये वाला बैक्टीरिया हमारे पास विकल्पी आ जाता है। नेक्स्ट बैक्टीरियाओं का टाइप हमें देखने को मिलता है क्या? सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु मतलब जिनको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सहजीवी का मतलब ये होता है, ये क्या करने वाले हैं? अब यहाँ पर हमारे पास जीवाणु हमारे वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है N2 नाइट्रोजन, जो कि वातावरण में हमारे पास 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, उस नाइट्रोजन को ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, अब नाइट्रोजन युक्त पदार्थ क्या क्या है हमारे पास? जैसे कि एमिनो एसिड है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, अमोनिया है, उनके लवणों में परिवर्तित कर देती है। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे पास क्या? राइजोबियम। और राइजोबियम जो है ना, वो हमें ऐसी फसलों के अंदर देखने को मिलेगा, दालों कुल के, मतलब हम एक कुल की बात करें, लेगुमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, इस कुल के अंदर हमें ये उनकी जड़ों के अंदर गांठों के रूप में पाया जाता है। और ये क्या करता है? वातावरण में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट्स के रूप में परिवर्तित कर देता है। इससे डबल फायदा हो जाता है। सहजीवी का मतलब ये है कि यहाँ पर एक नहीं कर रहा है, यहाँ पर इस तरीके से ये जीवाणु रहता है कि यहाँ पर दोनों को फायदा होता है। मान लो एक है यहाँ पर हमारे पास कोई बैक्टीरिया और एक कोई होस्ट है हमारे पास, होस्ट। होस्ट मतलब जिससे ये अपना भोजन ग्रहण करेगा। मान लो हमने कोई प्लांट ले लिया, प्लांट मान लो वो होगा किसका? एक लेगुमिनेसी कुल का प्लांट होगा, दालों कुल का पौधा होगा, किसी भी दाल को हम ले सकते हैं। तो अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा भाई? इस बैक्टीरिया को वायुमंडल से नाइट्रोजन मिल गई, N2 मिल गई। अब ये इस नाइट्रोजन को बदल देगा किसके अंदर? नाइट्राइट, नाइट्रेट्स या नाइट्रोजन युक्त पदार्थों, और उन नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को क्या करेगा? मान लो इसने इसको बदल दिया NO3 के रूप में, और फिर ये प्लांट को फायदा हो जाएगा। तो मतलब ये दो एक साथ सहजीवी रूप में रहते हैं। कौन कौन? प्लांट और हमारा ये बैक्टीरिया। तो इसको हम बोल देते हैं यह एक सहजीवी संबंध है, यानी बोले तो सिम्बायोटिक है। ऐसे और भी हैं, अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये सहजीवी संबंध किस तरीके से होता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस इनके अंदर देखने को मिलती है। तो बैक्टीरिया ऐसा नहीं है कि सभी के सभी हमारे लिए हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक भी होते हैं, उसको भी हम आगे इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? देखते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड के अंदर आ जाता है इनके अंदर रेस्पिरेशन,
मतलब ये शोषण किस तरीके से करते हैं। तो बैक्टीरियाओं के अंदर भी क्या पाया जाता है, शोषण। शोषण की क्रिया बैक्टीरिया भी करते हैं, लेकिन कैसा शोषण होगा इनके अंदर, वही बात फिर हम बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एरोबिक बैक्टीरियल रेस्पिरेशन, यानी जिसे हम कहते हैं क्या, वायवीय शोषण। वायवीय जीवाणु लग गया है, वायवीय शोषण। अब ये होते हैं किस तरीके का, दो तरीके का। देखो, एक होगा अविकल्पीय वायवीय। अब अविकल्पीय वायवीय का मतलब ये हुआ कि इनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। ये पूर्णतः कैसे होंगे भाई, वायवीय होंगे। अविकल्पीय वायवीय, वायवीय नाम से याद रखना है, वायवीय है मतलब इनको वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए इनको शोषण करने के लिए। तो लग ही रहा है हमारे पास, लेकिन O2 की अनुपस्थिति में ये क्या हो जाती हैं, फिर मर जाती हैं। यदि इनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। शोषण तो करेंगे ये, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में। एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास एजेटोबैक्टर। नेक्स्ट आता है विकल्पी। विकल्पी का मतलब इसके पास विकल्प है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब भी जिंदा रहेगा जी। सामान्यतः ये जीवाणु वायवीय होते हैं, परंतु यदि ऑक्सीजन की इनको अनुपस्थिति हो जाए तो भी ये जिंदा रह सकते हैं, मरेंगे नहीं, मतलब विकल्प है। तो याद रखना, ये एग्जाम्पल हमें जो भी दे रखे थे इनके अंदर सबसे ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन होता है। तो वर्ड को पकड़ो, उसके बाद एग्जाम्पल को क्या रखो, याद रखो। एग्जाम्पल में हमें दे रखा है, देखो, एसिटोबैक्टर एसिटाई। इसका उपयोग यदि अपन बात करें, ये मदरा को खट्टी करता है। जो भी शराब है, नशा, भाई नशा का काम बहुत अच्छा है। ये है नशा हमारा। ये नशा भाई हर चीज़ का नशा है, किसी को पढ़ाई का भी नशा है भाई। तो पढ़ाई का क्या नशा, फिर यदि उस व्यक्ति के अंदर यदि लग जाए ये वाला नशा, तो बाद बाकी का देखो। शराब की बात करें तो ये मदरा को खट्टी कर देता है, उसके अंदर यदि एसिडोबैक्टर एसिडाई बैक्टीरिया बन जाए। दूसरा आ जाता है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। ये सब के सब कैसे हैं, ये विकल्पी हैं, इनके पास विकल्प है। यदि ऑक्सीजन ना मिली तब भी ये जिंदा रह सकते हैं। फिर आ जाते हैं कौन से, हमारे अवायवीय जीवाणु। अवायवीय मतलब इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब अविकल्पी अवायवीय। अविकल्पी अवायवीय का मतलब ये हुआ कि ये पूर्णतः अवायवीय होंगे, इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। मतलब हम ये बात करें कि इनको यदि वायु मिल जाए तो श्वसन की क्षमता के आधार पर ये श्वसन की क्रिया नहीं करेंगे, ये मर जाएंगे। फिर यदि इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, आवश्यकता है ही नहीं है, जैसे कि आ जाता है हमारे पास कौन सा, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। विकल्पी का मतलब यही है कि ऑप्शन इनको मिल गया है। सामान्यतः ये अवायवीय होते हैं, परंतु इनमें वायवीय श्वसन की भी क्षमता पाई जाती है। उनके अंदर नहीं है। किण्वन करने वाले जीवाणु, जितने भी फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, जितना भी सड़ाने गलाने की प्रोसेस होती है हमारे पास, उनको छोड़कर, जैसे लैक्टोबैसिलस एसिटोबैक्टर एसिटाई को छोड़कर, लैक्टोबैसिलस जीवाणु का काम क्या है, दूध को खट्टा कर देता है भाई। हाँ तो भाई क्लियर पढ़ा हुआ है हमने, लैक्टोबैसिलस का काम ये दूध के अंदर पाया जाने वाला है, दूध को खट्टा करेगा, मतलब ये दूध को दही के अंदर बदलने का काम करता है। क्लियर, तो ये बात थी। तो ये उदाहरण हमें याद रखने हैं इनके अंदर। अब आ जाती है इनके अंदर रिप्रोडक्शन। भाई बैक्टीरियाओं के अंदर भी क्या हो रहा है भाई, प्रजनन। इनके अंदर भी प्रजनन पाया जाता है। प्रजनन मतलब बैक्टीरिया भी अपनी संख्या को धमाधम क्या करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। और संख्याओं को बढ़ाना ही क्या कहलाता है भाई, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। अब इनके अंदर मेल फीमेल गैमेट तो बनते नहीं, मेल फीमेल इनके अंदर है नहीं, तो ये क्या करते हैं, अपनी ही बॉडी के द्वारा कुछ ऐसी संरचनाओं का निर्माण करेंगे। वो संरचना बॉडी से अलग होकर अपनी फेवरेबल कंडीशन जैसे ही इसको मिलेंगी, उससे एक नया बैक्टीरिया बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रोसेस को अपन बोल देते हैं कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब रिप्रोडक्शन की यदि बात की जाए तो सबसे पहले कायिक जनन होता है। कायिक जनन का मतलब यह है कि इनकी बॉडी, इनका जो शरीर है, शरीर में ही कुछ परिवर्तन होने वाला है। शरीर में ही परिवर्तन होने के आधार पर ये कायिक जनन हमारे पास दो तरीके का होता है, एक बडिंग है और एक बाइनरी फ्यूजन है। इनको अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा आता है हमारे पास अलैंगिक जनन, मतलब पहला तो इनके अंदर कायिक जनन होगा, दूसरा हमारे पास अलैंगिक जनन होगा, और तीसरा एक स्पेशल प्रकार का जनन इनके अंदर पाया जाता है जिसको हम आनुवांशिक पुनर्योजन के नाम से जानते हैं। अब क्या है, क्या प्रोसेस है, इनको अगली स्लाइड में अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन अलैंगिक जनन की बात करते हैं, तो वो ये होता है एंडोस्पोर के द्वारा। कुछ स्पोर का फॉर्मेशन होता है बाय सिस्ट। सिस्ट भी कुछ एक फेवरेबल कंडीशन इनको जब मिल जाती है, उस कंडीशन में ये करते हैं। आनुवांशिक पुनर्योजन तीन तरीके से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ये नाम आपको याद रखने हैं, और एज इट इज इससे ही हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया में कायिक जनन पाया जाता है बडिंग के द्वारा, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, बोथ अलैंगिक जनन एंडोस्पोर एंड बाय सिस्ट एंड टाइम, और तीसरा बनता है हमारे पास क्या, आनुवांशिक पुनर्योजन,
जिसे हम कह देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ये तरीके रिप्रोडक्शन के हैं बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया अपनी बहुत फास्ट संख्या को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। कईयों बैक्टीरियाओं को तो हम ये है कि अभी बहुत सारे बैक्टीरियाओं को हमने जिस तरीके से हमारे हाथों के अंदर पता नहीं कितने सारे बैक्टीरिया हमारे पास अभी लगे हुए हैं, कहीं पे भी हम टच होके आए और हाथों को रगड़ा हमने, बहुत सारे बैक्टीरियाओं की हमने क्या कर दी, हत्या कर दी। इसका मतलब ये हुआ कईयों बैक्टीरिया नष्ट भी हो रहे हैं, बन भी रहे हैं, और तुरंत ही कहीं पे भी बहुत फास्ट क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। इनके अंदर ये प्रोसेस करने की विधि बहुत फास्ट होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनन की, बडिंग वाली विधि। क्या क्या कहती है भाई? ये कोई बैक्टीरियल सेल हमें दे रखी है, ये हमारे पास कोई एक बैक्टीरियल सेल है जिसका अब सेल है तो इतना तो पता है भाई, हमारे पास कोशिका यदि कोई है सेल, और कोशिका है तो कोशिका के अंदर क्या होगा, उसका केंद्रक होगा। कोशिका के अंदर पाई जाने वाली जो संरचना है वो मटेरियल पूरा का पूरा होगा। तो और दूसरा हम बात करें, इसके अंदर क्या भरा होगा, कोशिका द्रव्य। जब कोशिका है तो इसके अंदर कोशिका द्रव्य, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य के अंदर परदीय केंद्रक मिलेगा, न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है। अब ये क्या होता है, ये पेरेंटल सेल है, मैच्योर सेल है, बढ़िया बड़ी हो गई है, और इससे अब इसकी संख्या बढ़ने वाली है। संख्या बढ़ने की प्रोसेस क्या है भाई? बडिंग हमने पढ़ा है कि बडिंग जो है ना वो कायिक जनन है। कायिक जनन मतलब शरीर की संरचना में परिवर्तन होगा। तो ये क्या करेगी भाई, सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी उभारनुमा संरचना का क्या करेगी, निर्माण करेगी। ये संरचना बन गई, इसी को हम कह देते हैं बड फॉर्मिंग। बड का क्या हो गया, इसके अंदर निर्माण हो गया है। अब ये बड क्या करेगी, इसके अंदर धीरे धीरे इसका जो केंद्रक है ये वृद्धि करना शुरू कर देगा। तो केंद्रक भी दो भागों में बंटने लगा है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है, जो कि कहलाता है हमारा माइटोसिस कहलाता है, जिसको हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन। इस प्रोसेस के द्वारा इसका केंद्रक दो भागों में बट गया है, न्यूक्लियस डिवीजन जिसको बोला जाता है। अब क्या हुआ, ये दोनों पार्ट यहाँ से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। आधा केंद्रक का भाग इस डॉटर सेल के अंदर चला गया और आधा भाग इसका इसके अंदर रह गया, वो भी पूरा बन गया। तो जो हमारी पेरेंट सेल थी, जनक जो सेल थी, जनक कोशिका थी हमारी, उसके अंदर भी एक केंद्रक बन गया। और ये जो पुत्री कोशिका है हमारी डॉटर सेल, उस पुत्री कोशिका के अंदर भी क्या बन गया, हमारा एक केंद्रक बन गया। और दो नए प्रकार के बैक्टीरियाओं का निर्माण हो गया है। एक तो हमारा ये जनक सेल कहलाएगी, कोशिका कहलाएगी। इस तरीके से जो बड वाला फॉर्मेशन है, बडिंग है, इस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर कायिक जनन पाया जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, देखो रेप्लिकेशन ऑफ जीनोफोर। जीनोफोर हम बोलते हैं इसी के केंद्रक को, इस केंद्रक के अंदर रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी ये अपने भाग को दो भागों में बांट रहा है, फिर जाके एक नए प्रकार के बैक्टीरिया का क्या हो जाता है, निर्माण। तो ये प्रोसेस हमारी बडिंग कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बाइनरी फ्यूजन, जिसे हम द्विविखंडन के नाम से जानते हैं। द्विखंडन या फिर बोलो तो द्विविखंडन। द्विविखंडन, अब द्विविखंडन की प्रोसेस क्या है भाई, कि हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल दे रखी है, जीवाणु कोशिका, जीवाणु कोशिका, जीवाणु कोशिका हमें दे रखी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन ऑफ जीनोफोर। इसका मतलब क्या है, जीनोफोर मतलब इसके केंद्रक में भी विभाजन होने वाला है। दो भाग बन गए, केंद्रक भी बन गया, ये कोशिका भी बन गई। इससे हुआ है, इस दोनों के अंदर ये संरचना हमारी दो भागों में बट गई, केंद्रक भी विभाजित हो गया, सेल भी विभाजित हो गई इसकी। अब क्या होने वाला है, इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर सेप्टा। ट्रांसफर सेप्टा का मतलब ये है कि इसके अंदर इस टाइप की एक खांचनुमा संरचना का क्या होने वाला है, निर्माण होने वाला है। ये खांचनुमा संरचना क्या करेगी, फिर यहाँ से दो भागों में अलग हो जाएगी। तो दो भागों में अलग हो जाएगी, तो एक ये बन गया और एक ये बन गया, इनको हम बोल देंगे डॉटर सेल बन गई। बाइनरी मतलब एक सेल जब दो भागों में डिवाइड हो जाती है। लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस हमें देखने को मिल रही है, ये सभी की सभी प्रोसेस कैसी हैं, एक कोशिकीय जीवों में होती है। एक कोशिकीय जीव, हमने बडिंग भी पढ़ा था अभी, बडिंग भी हमारे पास जो हो रहा है ना, वो भी कैसा है, एक कोशिकीय जीवों में होने वाली प्रक्रिया। एक कोशिकीय। तो बडिंग यानी हम कायिक जनन की बात करें, जिसके दो तरीके हैं हमारे पास, एक बडिंग है, एक बाइनरी फ्यूजन जिसे हम द्विविखंडन कहते हैं। ये दोनों की दोनों प्रोसेस के द्वारा
क्या होता है, बैक्टीरियाओं के अंदर जनन की प्रोसेस होती है, बहुत फास्ट होती है और फास्ट होकर अपनी संख्याओं को बैक्टीरिया क्या कर लेते हैं, बहुत तेजी से क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो बडिंग वाली प्रोसेस एक कोशिकीय जीव जंतुओं के अंदर इस तरीके से जनन की प्रोसेस पाई जाती है कायिक जनन के अंदर। बाइनरी फ्यूजन हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिर क्या, अलैंगिक जनन। देखो अलैंगिक जनन की यदि हम बात करें तो अलैंगिक जनन की प्रोसेस के अंदर क्या होना है, कुछ स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोर। अब ये स्पोर क्या होते हैं, देखो सबसे पहले हम बात करें भाई एंडोस्पोर, जिन्हें हम अंत बीजाणु कहते हैं। स्पोर मतलब बीजाणु होता है, बीजाणु, कुछ बीजाणु लायक संरचना बनती है इनके अंदर। इसका निर्माण कब होने वाला है भाई, पहली बात तो ये फेवरेबल कंडीशन है, मतलब विपरीत परिस्थितियों में होने वाला है। एंडोस्पोर का निर्माण अनुकूल परिस्थितियों के अंदर नहीं होगा। यदि बैक्टीरिया अनुकूल परिस्थितियों के अंदर है तो उनके अंदर कायिक जनन, जिसको हम बोल रहे हैं बडिंग, और दूसरा बोल रहे हैं बाइनरी फ्यूजन, उसके द्वारा जनन होने वाला है। लेकिन यदि इसके लिए कुछ विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं सामने, विपरीत परिस्थितियों में भी इसको अपनी संख्या क्या करनी है भाई, बढ़ानी है। भाई संख्या तो बढ़ानी है, परिस्थितियां कैसी भी हो, काल पड़े, भूचाल आए, कुछ भी आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, लेकिन इनकी जनसंख्या नहीं रुकेगी, बढ़ती रहेगी भाई। तो भाई जनन होगा इसके अंदर एंडोस्पोर अंत बीजाणु के द्वारा होगा। अब वो क्या है भाई, देखो इसके अंदर है कि ये जीवाणु की प्रतिरोधी संरचना है, इस पर हाई टेम्परेचर, रेडिएशन, एंटीबायोटिक्स और केमिकल्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत ही ज्यादा प्रतिरोधी संरचना है। कौन, अंत बीजाणु का निर्माण करना, मतलब ये हमारे हाई टेम्परेचर से, हमारे विभिन्न प्रकार के केमिकलों से मरने वाला नहीं है। कौन, ये बैक्टीरिया भाई, कौन सा, अलैंगिक जनन कर रहा है भाई, एंडोस्पोर के द्वारा इसके अंदर जनन हो रहा है। यानी विपरीत परिस्थितियों से खुद जूझ रहा है और कुछ और विपरीत परिस्थितियां हम उसके लिए पैदा कर रहे हैं, तब भी नहीं है मरने वाला वो आपका। कौन है भाई, वो जीवाणु है। तो वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को सहन कर लेते हैं भाई जीवाणु हमारे पास। इस कंडीशन में यदि जनन जो हो रहा है उसे हम अंतःबीजाणु कह देते हैं। इसको रिप्रोडक्शन विथ आउट मल्टीप्लीकेशन के नाम से भी जाना जाता है भाई, रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन, विपरीत परिस्थितियों में हुआ है। एक नोट पॉइंट हमें दे रखा है यहाँ पर कि अंतःबीजाणु की भित्ति में डाइफिनोलेट पाया जाता है, इसी कारण इसमें प्रतिरोधी क्षमता होती है भाई। इसको हटा दो, इसको नष्ट कर दो भाई, मर जाएगा बैक्टीरिया, जनन नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसको जो प्रतिरोधी बना रहा है उस केमिकल का नाम उसकी भित्ति में, उसकी सेल वॉल के अंदर पाया जाता है एक केमिकल जिसका नाम है डाइफिडोलिनेट। डाइफिडोलिनेट नाम याद रखना है भाई, एग्जाम में मिलेगा कहीं ना कहीं कि बैक्टीरिया को एंडोस्पोर के द्वारा जनन करने वाली क्रिया के अंदर जो विपरीत परिस्थितियों से बचाता है, उसमें भी जनन करने के लिए प्रेरित करता हो। हाई टेम्परेचर, रेडिएशन और विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। तो ऐसे पदार्थ का नाम बताओ, तो याद रखना है डाइफिडोलिनेट नाम की केमिकल पाया जाता है, इससे इनके अंदर क्षमता ये बन जाती है। नेक्स्ट बनता है अंतःबीजाणु को निग्रोशन अभिकर्मक द्वारा अभिरंजित करते हैं भाई। ये बात हम पढ़ चुके हैं, अभिरंजन की क्रिया हमने पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था। दूसरा है एंडोस्पोर का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार के बैक्टीरियाओं में होने वाला है, कोकस प्रकार के नहीं, बैसिलस प्रकार के बैक्टीरियाओं में देखने को मिलेगा हमें। जो रॉड शेप थे हमारे छड़नुमा बैक्टीरिया थे उनके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा। क्लियर बात, ये था हमारा अलैंगिक जनन वाली प्रोसेस। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है देखो अगला हमारे पास अलैंगिक जनन एक सिस्ट वाइसिस्ट, ये भी विपरीत परिस्थितियों में होने वाले हैं। तो मतलब अभी हमने इनके जो नाम लिए, ये रहा हमारा, जैसे कि कायिक जनन की बात की जाए तो कायिक जनन जो था ना, ये हमारा फिर अनुकूल परिस्थितियों में होने का, अनुकूल परिस्थितियों में होने वाला जनन है। और अलैंगिक जनन जो हो रहा है ना, ये प्रतिकूल परिस्थितियों, प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब ये है कि इनके लिए हिसाब से मौसम नहीं है। मौसम, इनको बरसात का पसंद है तो तेज सर्दियां पड़ रही हैं, तेज गर्मी यदि पड़ रही है तो वो विपरीत मौसम इनका कहलाएगा। तो उस मौसम में भी ये क्या करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाने वाले हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं। देखो सिस्ट, नेक्स्ट आ गया हमारा क्या, सिस्ट। देखो सिस्ट की बात की जाए तो ये भी हमारा विपरीत परिस्थितियों में होने वाला है। कुछ जीवाणु सिस्ट बनाकर जनन करते हैं। इसमें जीवाणु क्या करते हैं कि जीवाणु कोश का अपने चारों ओर एक मोटा आवरण स्थापित कर लेती है। कैसे कर लेती है भाई, एक मोटा आवरण स्थापित, जैसे एक कोशिका हमें दे रखी है, ये रही एक बैक्टीरियल सेल। अब इस बैक्टीरियल सेल ने क्या किया, अपने चारों तरफ
एक मोटा सा आवरण बना लिया, एक मोटा सा आवरण, एक मोटा ऐसा, इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा सा मजबूत सा एक आवरण इसने क्या कर लिया है, बना लिया है। ठीक है भाई, बन गया इसके अंदर एक मोटा आवरण स्थापित कर लेती है, और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तब इसका ये मोटा आवरण क्या हो जाता है, फट जाता है, इसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है। और जैसे ही ब्लास्ट होगा तो इसके अंदर से कौन निकलेगा भाई, जीवाणु निकलेगा, जीवाणु, बैक्टीरिया निकल गया। और तो इसी संरचना को हम बोल देते हैं क्या, सिस्ट भाई, याद रखना है सिस्ट। क्या किया भाई सिस्ट के अंदर, कुछ नहीं किया, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए अपनी बॉडी के बाहर एक मोटे आवरण का निर्माण कर लेता है, जो कि उसको विपरीत परिस्थितियों से सहन करने में क्या करती है, सहायता करती है। इसे हम क्या कह देते हैं, सिस्ट। फिर जैसे ही इसको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो ये सिस्ट क्या हो जाता है, फट जाता है, इससे बैक्टीरिया सारे बाहर निकले आते हैं और फिर से अपनी मौज मस्ती में स्टार्ट कर देते हैं। कौन भाई, भीड़ भाड़ तो है बैक्टीरियाओं की बहुत ज्यादा। अगला आता है एक स्पेशल प्रकार का जिसे हम आनुवांशिक पुनर्योजन कहते हैं, जिसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे ही जेनेटिक्स का नाम आता है भाई, आनुवंशिकी का नाम आता है, हमें याद आते हैं कौन भाई, मेंडल महाराज, जिन्हीं की वजह है, देन है आज हम क्या, हमारे जेनेटिक्स को, हमारी आनुवंशिकी को हम पढ़ रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। उसके 3 दोस्त बड़े खतरनाक थे। क्या थे भाई दोस्त वो, उन्हीं दोस्तों की वजह से मेंडल को मरने के बाद नोबेल पुरस्कार मिला। क्यों, क्योंकि भाई मेंडल क्या करता था, बड़ा इंटेलिजेंट था, मैथ का भी ज्ञान था, साइंस का भी ज्ञान था उसको। और भाई वो क्या करता था, जो भी काम करता अपने काम को अपने नोट्स बना के रखता था। जैसे आज हम बनाते हैं, स्टडी करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट हैं अपने सिर्फ लाइव क्लास यदि कहीं ले रहे हैं तो अपनी लाइव क्लास देख ली, कोई नोट्स नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, भाई कुछ नहीं होने वाला इससे। भाई जब तक आप अपने हैंड राइटिंग के खुद नोट्स तैयार नहीं करोगे, जब तक आपको वो लाइन ना तो याद रहने वाली है ना कुछ रहने वाली है। आप कितना ही स्टडी देख लो, भाई नोट्स खुद को बनाने पड़ेंगे, तैयार होना पड़ेगा, तब जाके आप स्टडी कर पाओगे। तो वो दोस्त थे उनके, वो अपने अच्छी आदत थी उसकी भाई नोट्स बनाने की। हमारी नहीं है, हमारी तो भाई पड़ोसी से ले लेंगे, दूसरे से ले लेंगे हम नोट्स, उसकी में से कॉपी करा लेंगे, जेरोक्स करा लेंगे, लेकिन हम नहीं बनाएंगे फिर, क्योंकि हमें ऐसा लिखा हुआ ही मिल जाए, उससे हमारा काम चल जाए, नहीं चलेगा ऐसे काम। तो वो मेंडल क्या करता था भाई, अपने नोट्स बना के रखता था, और मेंडल की मृत्यु के बाद खुद मर गया, मेंडल की तो डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई तो दूसरे वैज्ञानिक जब आए सामने, इन्हीं चीज़ों पर उनने एक्सपेरिमेंट किया, यही सारी खोजें उनने भी की। तो उनके दोस्त जो जिंदा थे उनने बताया कि भाई ये सारे काम तो आज तुम कर रहे हो, हमारा दोस्त मेंडल भाई साहब कर चुका है। ग्रेगर जॉन मेंडल नाम सभी ने सुन रखा होगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको बोला जाता है। तो उनकी खोजों की श्रेय उनके 3 दोस्तों को जाती है। उनने बताया कि ये सारे काम पहले से ही कर चुके हैं, तब जाके जेनेटिक्स पब्लिश हुई, और हमें आज मेंडल की देन की वजह से ही हमें मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो किया, आज इतने तरीके की जेनेटिक्स की स्टडी करनी पड़ती है। अब उन्हीं के रूलों को फॉलो किया जाता है। तो नाम आया था आनुवंशिकी जेनेटिक्स, तो याद आई इसकी, मेंडल की। इसके द्वारा कुछ जीन, अब क्या होता है देखो, आनुवंशिक पुनर्योजन के अंदर क्या होता है, इसके द्वारा कुछ जीन, वही जीन, अब हुई बात आई फिर ये जीन की असर रचना आ गई भाई। नाम सुना है, गुणसूत्र होते हैं हमारी कोशिका के अंदर पाए, जैसे मनुष्य की कोशिका के अंदर पाते बात करें, कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है भाई, कमेंट करके आप बताइए कि मनुष्य की कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं क्या, जीन। अब एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में ये स्थानांतरित हो जाते हैं, मतलब जीन स्थानांतरित होते हैं। मतलब जीन तो सभी जीव जंतुओं में इधर भी पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, कोई भी हो, गाय भैंस कुत्ता बकरी भेड़ बिल्ली सुअर खरगोश, कोई भी हो, उनके आनुवंशिक लक्षण गुणसूत्र और जीन के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। तो ये एक अच्छी प्रोसेस इनके अंदर देखने को मिल रही है। अब इसमें क्या करते हैं, ये रूपांतरण और संयुग्मन करते हैं, जिसको ही तो नाम लिया था अभी हमने क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा लिया था कॉन्जुगेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं हमारे पास कौन, ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने 1928 में 1928 डिप्लोकोकस निमोनी के अंदर की थी। स्टेप्टोकोकस निमोनी विस्तृत अध्ययन, डिटेल स्टडी करने वाले एवरी, मैक्लॉयड, MC कार्टी 1944 में, आज़ाद नहीं हुए थे तब जाके ये लोग हम नई नई चीज़ों की क्या कर रहे थे, खोज कर रहे थे हमारी। तो ये रूपांतरण अवतरण की खोज की गई थी ग्रिफिथ के द्वारा।
किस बैक्टीरिया के अंदर? डिप्लोकोकस निमोनी, स्टेप्टोकोकस। और इसकी डिटेल स्टडी बताई किसने? 3 वैज्ञानिक हमारे रहेंगे, एवरी, मैक्लॉयड, MC कार्टी 1944 में। अब कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। कॉन्जुगेशन की खोज की बात की जाए तो 1946 में ई कोलाई में की गई थी, लेडरवर्ग और टेटम में। भाई वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं, भारतीय वैज्ञानिक है नहीं है, आसानी से लक्ष्मण होन, दिनेश, प्रदीप हम आसानी से याद रख सकें, लेकिन वैज्ञानिक हमारे सवरे के सवरे क्या हैं? इधर विदेशी हैं। 2 बार 3 बार नाम उनके पढ़ोगे तब जाके हमें याद रहेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन की खोज करने वाले हैं। क्या है प्रोसेस, क्या नहीं होती है प्रोसेस, उसकी हम बात करते हैं। देखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये हमें दे रखा है थ्रू कॉन्जुगेशन। देखो कॉन्जुगेशन के अंदर किस तरीके से भाई क्रिया जो होने वाली है वो बताया गया था। क्या बताया था भाई? देखो ये हमारे पास एक क्या है, F+, जिसको हम F फैक्टर भी बोल देते हैं, प्लस है तो हम उसे मेल बोल देते हैं, और F- फीमेल बोल देते हैं। भाई बैक्टीरिया के भी अंदर हमें मिल गए हैं क्या? मेल और फीमेल। भाई मेल और फीमेल तो हमें देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं, तभी जाके हमारा क्या होने वाला है, इन जीवों के अंदर प्रजनन रिप्रोडक्शन की क्रिया होने वाली है। अब क्या होता है, ये हमारे पास F फैक्टर है और ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स है, यानी गुणसूत्र। क्रोमोसोम्स का मतलब होता है गुणसूत्र, याद रखना है भाई, गुणसूत्र भैया, गुणसूत्र। और जिसके अंदर F फैक्टर पाया जाता है वो हमारा मेल कहलाता है, और जिसके अंदर F फैक्टर नहीं पाया जाता है वो हमारे पास फीमेल कहलाता है। अब क्या करते हैं, ये दोनों कॉफी ऑफ फैक्टर, मतलब अब जो मेल बैक्टीरिया है आपका, वो मेल बैक्टीरिया क्या करेगा, अपनी जो F फैक्टर है उसकी कॉपी बनाना शुरू करेगा। तो सबसे पहले तो क्या हुआ भाई, मेल और फीमेल बैक्टीरिया एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, अपनी त्वचा के द्वारा एक दूसरे से, स्किन के द्वारा, अपनी बॉडी के द्वारा टच हो जाते हैं, फिर एक संरचना के द्वारा ये आपस में पदार्थों का आदान प्रदान करना शुरू कर देते हैं। और जो फैक्टर है इनके अंदर, वो फैक्टर की कॉपियां बनने लगती हैं, डिवाइड होने लगता है, तो वो क्या करता है, F- यानी फीमेल बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो जाता है इस तरीके से। और ये F सेल बिकम्स F+, ये बन गई F, ये हमारे पास क्या है, F+। इफ S+ फैक्टर में से ये फैक्टर किसके अंदर आ जाता है, हमारे पास F- के अंदर आ जाता है। तो ये भी बन गई हमारे पास क्या है, F+ फैक्टर, और ये भी बन गया हमारे पास F+ फैक्टर। तो 2 बैक्टीरियाओं का क्या हो गया, निर्माण। इसी कंडीशन को हम क्या देते हैं, क्या कॉन्जुगेशन। भाई डिफरेंट तरीके का हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला है भाई, जनन, बड़ी जबरदस्त कहानी इनकी रहती होगी, रिप्रोडक्शन बड़ा फास्ट ग्रोथ करते होंगे, और सेकंडों के अंदर ये बूढ़े होके ही मर जाते हैं। 2-3 मिनट की इनकी क्या रहती है जिंदगी, और अपनी संख्या भी बहुत जबरदस्त तरीके से क्या करते रहते हैं, ये बढ़ाते रहते हैं। आज भी जिंदा हैं, जब से ये बने पृथ्वी पर उत्पन्न हुए होंगे तब से लेकर आज तक ये जिंदा हैं। कितनी भी इनके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां आई होंगी वातावरण के अंदर, फिर भी ये क्या है, जिंदा है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को बचाने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार का रूप ग्रहण कर लेते हैं, यानी कंडीशन ले लेते हैं, बना लेते हैं, और ये जिंदा रहते हैं और जनन करते हैं और मस्त रहते हैं अपने। ठीक है भाई। अब बात करते हैं, ये तो इनके अंदर जनन वाली कहानी हो गई। अब बात करते हैं हम कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, कुछ महत्वपूर्ण, यानी हमारे लिए कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण है और कहाँ कहाँ नुकसानदायक है। देखो हार्मफुल की बात करते हैं, नुकसानदायक कहाँ है, तो कुछ रोग पैदा करेंगे। नुकसानदायक हैं तो क्या पैदा करेंगे भाई, ये रोग पैदा करेंगे। रोग पैदा करेंगे तो भाई समस्या उत्पन्न होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करें डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के अंदर कौन कौन सी बीमारियां इनके द्वारा पैदा होने वाली हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी जिसको हम बोल देते हैं, टीबी की बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट होता है हमारे, और तपेदिक के नाम से भी हम इसको जानते हैं, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग हो गया भाई। छूना नहीं है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, छूने से नहीं फैलता है कुष्ठ रोग। जो होता है किस बैक्टीरिया की वजह से, माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से, याद रखना है। लेप्रोसी बोला जाता है कुष्ठ रोग, ये नाम सुन रखे हैं हमने, रोगों के नाम है हमारे। टेटेनस, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, अक्सर देखा होगा टाइफाइड की जांच कराते हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ है प्लस 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 प्लस, रेशो आ रहा है 120, 180,
2220, 3330 टाइफाइड पॉजिटिव है भाई, इसका इलाज कराना पड़ेगा भाई इसको। तो ये वही है जो सीबीसी हम जांच कराते हैं, उस सीबीसी के अंदर हमें देखने को मिल जाता है कि टाइफाइड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। टाइफाइड की बीमारी साल्मोनेला टाइप याद रखना है भाई, गंदा पानी पियोगे, गंदा भोजन खाओगे, बीमारी होगी। हैजा, हैजा हो गया भाई, विब्रियो कॉलेरी, हैजा, ठीक है ना। पहले कहते थे भाई बहुत पुराने समय पर भयंकरी बीमारी, जैसे अभी आई थी अपनी यहाँ बड़ी जबरदस्त प्रकार की बीमारी, क्या कोरोना, बहुत महामारी जबरदस्त, जैसे सभी महामारी रही हुई हैं, लेकिन आज हमने इनसे बचाव के उपाय ढूंढ लिए हैं, क्योंकि हमें भी बैक्टीरियाओं की तरह इस पृथ्वी पर अपने आप को बचा के रखना है, आगे का जीवन सुकून से कटे। इसके लिए हमें अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन करना ही पड़ेगा। हर जीव प्रकृति के हिसाब से अपने आप को बदल रहा है, प्रकृति को नहीं बदलना है। प्रकृति के हिसाब से यदि कोई जीव अपने आप को बदल लेता है तो वो इस पृथ्वी पर जिंदा रहता है, अदरवाइज डायनासोर की तरह खत्म कहानी उसकी। आज नाम ही रह गया डायनासोर, खत्म हो गए भाई, क्यों? वो अपने आप को वातावरण के हिसाब से बदल नहीं पाए। तो ये बीमारियां हैं किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आ जाती हैं डिजीज इन एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर बात कर लेते हैं, जैसे एंथ्रेक्स और ब्लैक लेग, बड़ी जबरदस्त, बेसिलस एंथ्रेसिस और क्लोस्ट्रीडियम, चाउबोई, चाउबोई ब्लैक लेग, चाउबोई नाम याद रखना भाई। अब है प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर देखो सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, जेंथोमोनास सिट्री याद रखना है भाई। क्राउन गॉल इन मैनी प्लांट्स, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियस, ब्लैक लेग एंड सॉफ्ट रूट ऑफ पोटैटो, पोटैटो के अंदर बीमारी हो गई भाई, कौन सी बीमारी लग गई भाई? इर्विनिया की वजह से, इर्विनिया काराटोबोरा एट्रोसेप्टिका, भाई नाम याद रखना, बड़े जबरदस्त नाम दे रखे हैं इनके तो भाई, वैज्ञानिक नाम ICVN, जूलॉजिकल नेम, बॉटनिकल नेम, हर जीव का होता है, याद रखना पड़ेगा। टेढ़ी जड़ी भाषा में होता है, लैटिन भाषा के अंदर होता है। जो भाषाएं मृत हो चुकी हैं, आज हमारी बोलचाल में उन भाषाओं में नाम नहीं लिखे जाते हैं इनके, जो भाषाएं मृत हो चुकी हैं, पढ़े था हमने, हर्बेरियम सीड बनाई थी। तो ये सारी बातें पढ़ने के लिए आप सबसे पहले हमारी जो शुरुआत की जो क्लासेज स्टार्ट हुई थी, जहाँ हमने टैक्सोनॉमी को पढ़ा था, नोमेनक्लेचर को हमने पढ़ा था, और क्लासिफिकेशन हमने जीव जंतुओं की, वैज्ञानिक नाम, लीनियस की थ्योरी जिन्हें दी थी कि वैज्ञानिक नाम दो भागों से मिलकर बना होता है, एक वंश और एक जाति के नाम से मिलकर, तब हमारा कोई बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम बनता है। ये सारी प्रोसेस हमारी पिछली क्लासों के अंदर दी हुई है, और इन क्लासों को लेने के लिए आपको ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो फिर आप वहाँ से इन क्लासों को ले सकते हो। बाद बाकी की इसकी प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है, वहाँ जाके आप चैनल के उसमें जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाके आपको पुरानी वीडियो, इससे पहले वाली क्लासों की वीडियो मिल जाएगी। क्लियर? बात करते हैं, देखो अगला, बैक्टीरियल लीफ ऑफ ब्लाइट ऑफ राइस, राइस के अंदर बीमारी हो गई, इलाज कराना पड़ेगा भाई। किससे हुई है? जेंथोमोनास ओराइजी, ओराइजी की वजह, जेंथोमोनास ओराइजी की वजह से ये बीमारी इसके अंदर देखने को हमें मिली है। तो हमें याद रखना पड़ेगा भाई, बैक्टीरिया बहुत नुकसानदायक भी है हमारे पास और लाभदायक भी है हमारे पास, ऐसा भी नहीं है भाई कि लाभदायक नहीं है। देखते हैं भाई, फायदा ही फायदा, नुकसान मत देखो, फायदा देखो तो फायदा है, फायदा मत देखो, नुकसान ही नुकसान देखो तो नुकसान ही नुकसान होने वाला है। विनाइट्रीकारी जीवाणु, जिसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु का करते हैं भाई, मस्त रह के अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। ये मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रेट होता है, नॉट नाइट्राइट, नाइट्रेट NO3 जो होता है ना, उसको पहले तो नाइट्राइट में बदल डालते हैं और ये उल्टा सीधा काम करने लगे, यानी NO2 में बदल जाते हैं। उल्टा कर दिया, क्योंकि हमें तो चाहिए क्या? NO3 चाहिए, हमें चाहिए क्या भाई? चाहिए, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों? हमें नहीं, मतलब प्लांटों को क्या चाहिए? भी देखो, नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, डायरेक्ट पेड़ पौधे NO2 के रूप में नाइट्रोजन नहीं लेते हैं हमारे पास। यदि लेते तो वातावरण में नाइट्रोजन हमारे पास N2 के रूप में कितने % हैगी? 78% हैगी। फिर भी इनको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। हाँ भाई, रहना पड़ता है, हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है भाई, इंसान भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको भी डिपेंड रहना ही पड़ेगा किसी ना किसी से। हमें चाहिए फेयर कॉपी, तूने बना ली भाई, हाँ बिल्कुल भाई मैं भी बना लिया, तो तेरी से हम काम चला ले, कुछ समय के लिए चला ले, बाद बाकी बनानी खुद को ही पड़ेगी भाई।
तो क्या करते हैं भाई, ये क्या कर दिया, कुछ जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रेट को पहले नाइट्रेट में बदल नाइट्राइट में बदल देते हैं, फिर नाइट्रोजन, उल्टा काम हो गया, नाइट्रोजन मतलब वापस हमारे वातावरण में पहले से ही नाइट्रोजन है, उल्टा काम कर दिया, नाइट्रोजन में बदल दिया फिर से। अब हमें चाहिए होता है कि भाई देखो नाइट्रोजन हमें दे रखी है, नाइट्रोजन को हम बदलेंगे NO2 में, और NO2 को फिर बदलेंगे काय में, NO3 में, और NO3 को प्लांट अपने आप एब्जॉर्ब कर लेंगे, और प्लांट इस नाइट्रोजन का उपयोग अपनी प्रोटीन वगैरह जो भी है उसको बनाने के लिए कंप्लीट करेंगे, तब जाके पौधा हमारे लिए उपयोगी रहने वाला। लेकिन यहाँ तो प्रोसेस उल्टी हो गई भाई, ये काम कर दिया, अब क्या करें, गैस फिर से बना दे, उल्टी गैस बन गई, देखते हैं भाई क्या होगा अब इसके अंदर। ऐसा काम करने वाले कौन कौन है, देखो तो हमारे पास नुकसानदायक ही तो है जी, लाभदायक घटना थोड़ी है हमारे पास, ये नाइट्रीकरण की क्रिया नुकसानदायक है, हमारे उल्टा काम कर दिया है, मतलब बैक्टीरिया कुछ है ही, ये बैठे हैं कुछ बैक्टीरिया हमारे पास है ना इंसानी रूप में, उनका काम उल्टा ही है, सीधा काम नहीं करेंगे कुछ भी। तो ये क्या करते हैं, ये विनाइटीकरण जीवाणु मृदा का जो उपजाऊपन होता है, उर्वरक क्षमता जो होती है, अच्छी खासी फसल हो रही थी, ये पता नहीं लड़ते झगड़ते कहाँ से आ गए और उनने सब गड़बड़ कर दिया, उनको नाइट्रोजन नहीं मिले, पेड़ पौधे बेचारा मुरझा के अब शांत बैठा है, इंतजार कर रहा है मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन कब आएंगी, तब जाके मैं अपनी संख्या क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। तो ऐसे हैं हमारे पास कौन सा, थायोबैसिलस, ग्रेनाइट्रिफिकेंस, सूडोमोनास डिनाइट्रिफिक मतलब नाइट्रिकारी, याद रखना है इनके नाम। फूड पॉइजनिंग, अच्छा भाई बड़ा जबरदस्त, इस ये ही है भाई, बीमारी के कारण हमारे खूब खाते हैं भाई, बफर में खूब गए खींच के जबरदस्त खाया, लेकिन पता नहीं हलवाई ने कैसे भोजन बनाया, कहाँ से पानी भर के लाया वो मिला दिया भाई उसने उस भोजन के अंदर, भोजन में होगा विषाक्त हो गया, जहरीला हो गया, और पता नहीं डेयरी वाले ने दूध भी कैसा दिया, सब्जी वाले ने सब्जी कैसी दी, धुला या नहीं धुला हमने, कोई उसकी गारंटी नहीं। घर के अंदर जब हम इतने अच्छे तरीके से भोजन को धुल के साफ करके बनाते हैं, फिर भी हम बीमार होते हैं, तो हम यदि जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में ग्रुप भोजन बनाया जाता है, ग्रुप में 100 200 1000 1500 2000 5000 के लिए भोजन, तो वहाँ इतना ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान नहीं रखा जाता है। बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, जो है रियलिटी सो है। फूड पॉइजनिंग उसी तरीके से हमें होने वाली है, ठीक है। जो भी हम भोजन होटलों पे हम भोजन जो ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ क्या गारंटी है आपकी कि वहाँ पर भोजन साफ सुफ तरीके से खिलाया जा रहा है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर है हमारे यहाँ यही हो रहा है। फूड पॉइजनिंग की देखो बात करें, फूड पॉइजनिंग में क्या होने वाला है, देखो बोटुलिज्म है हमारे पास, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ये बड़ा जबरदस्त बैक्टीरिया है हमारे पास, ये जीवाणु बड़ा खतरनाक भोजन विषाक्त उत्पन्न करता है, भोजन को जहरीला बना देता है, विषाक्त मतलब जहर, जहरीला, जहर बोल भाई, जहर उगलता है, कौन उगलता है, बोटुलिज्म। भाई जब तुम्हें पता है कि बोटुलिन जहर उगलता है, तो ऐसा भोजन खाओ ही मत ही ना। ये क्या करता है, ये केवल O2 की उपस्थिति में ही गुणन करता है, भाई इसको ऑक्सीजन चाहिए, जिंदा तभी रहेगा, मत डालो इसको ऑक्सीजन मत दो, मर जाओ, भोजन जहरीला विषैला होगा ही नहीं। तो क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही गुणन करता है। अब भाई इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसको ऑक्सीजन दे दो तो मर जाएगा, और एक बड़ा जबरदस्त कहानी, ऑक्सीजन दे दो तो मर जाएगा। ये डिब्बा बंद भोजन में वृद्धि करता है, और भाई ज्यादातर हम बहुत सारा भोजन खाते हैं जो डिब्बा बंद पैक हो गया, कैन फूड जिसको हम कहते हैं, मार्केट में चाहे वो चिप्स का पैकेट हो कुछ भी, हमारे पास डिब्बा बंद भोजन, हमारे बहुत सारे मटेरियल ऐसा आ रहा है जिसका उपयोग हम क्या कर रहे हैं, खाने में कर रहे हैं, उसके अंदर कौन पनप रहा है भाई, बोतल में, आपको पता ही नहीं है भाई, पता करो, पढ़ो, साइंस से जुड़ो, साइंस की नॉलेज लो, तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या कहानी चल रही है आपकी। हमने तो देखा, रंग रूप देखा, एक्सपायरी डेट देखी, भाई साफ सुथरा है ले लो। अरे भाई हर चीज़ साफ सुथरी दिखने वाली नहीं होती है, फायदेमंद भी हो, कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो डिब्बा बंद भोजन में वृद्धि करते हैं, इनसे स्त्रावित होने वाले टॉक्सिन्स मतलब जहरीले पदार्थ, हमारे परानुकंपी तंत्र का तंत्र, जिसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, हमारे PNS को गड़बड़ कर देते हैं, इसको गड़बड़ क्या भाई, नष्ट ही कर देते हैं। और ये रेखित एवं अरेखित, अरे भाई जिनने तो बड़ा जबरदस्त काम कर दिया, रेखित अरेखित कुछ पेशियां पाई जाती हैं हृदय के अंदर, हृदय पेशियां हैं, कुछ रेखित हैं कुछ अरेखित हैं, उनको निर्जीव कर देती हैं, इससे मनुष्य की खत्म भाई, बात हो जाती है क्या, मृत्यु। तो भाई फूड पॉइजनिंग का कारण यही है, तो याद रखना है आपको, फूड पॉइजनिंग बहुत सारे भोजनों को कुछ बैक्टीरिया विषाक्त जहरीला बना देते हैं, और वो भोजन क्या हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, हमारे लिए हानिकारक होता है। अब कुछ आ गए देखो जल प्रदूषण करने वाले, ये छोड़ ही नहीं रहे कहीं पे,
बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया भी बड़े जबरदस्त हैं भाई, बड़े ढीठ हैं। ढीठ कैसे हैं, मतलब ये सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी। जहाँ जाओ वहां मिल जाएंगे, पानी मैंने पानी तक नहीं छोड़े, डूब जाओ, आग जला दो वहां भी मिल जाएंगे, क्योंकि गर्मी को सहन कर लेते हैं। बहुत हाई रेडिएशन उत्पन्न कर दो भाई, भी वहां भी मिल जाएंगे। क्यों, वो रेडिएशन के भी प्रतिरोधी होते हैं बहुत सारे। अब देखो कुछ है जल प्रदूषण, वाटर को पोल्यूशन करने वाले हैं। वाटर में क्या करने वाले हैं, पानी को खराब करेंगे, जल को प्रदूषित करेंगे। अब जल को प्रदूषित करने वाले देखो, कॉलेरा हैजा होगा पानी से, टाइफाइड होगा पानी से, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड की बीमारी बिल्कुल जल प्रदूषण की वजह से इन सही बीमारी होती है। भाई गंदा पानी पिया, गंदा पानी का मतलब क्या हुआ भाई, उसके अंदर क्या पाया जाता है, ये बैक्टीरिया पाया जाता है, उसकी वजह से हमें क्या हो गया, टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या, विब्रियो कॉलेरी, पानी तो सही था, दिखने में सही चीज है, लेकिन गंदा है। आजकल बहता हुआ पानी जो बैक्टीरिया वगैरह उसके अंदर मिल जाते हैं, और हमारे पास पानी बरसात के समय पर सबसे ज़्यादातर ये बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब आ गई एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैविक हथियार, बायोलॉजिकल वेपन्स। ना बंदूक चलानी, ना बंदूक से गोली निकलनी, ना तोप चलाओ, ना कुछ चलाओ, लेकिन फिर भी हमारा एक जबरदस्त हथियार है, कौन, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ले आओ, बैक्टीरिया। और हमने क्या कर दिया, एक पैकेट के अंदर अंदर बंद करके दे दिया। नहीं चलो ये छोड़ो, एक उदाहरण लेते हैं। ये नदी है भाई, जैविक हथियार, बड़ा जबरदस्त तरीका। ये नदी बह के जा रही है, ये जा रही नदी, इसके अंदर पानी बह रहा है, नदी होगी तो भाई पानी तो है ही। अब हमने क्या किया, हमने कुछ बैक्टीरिया लिए बड़े खतरनाक वाले, और उन बैक्टीरियाओं को हमने डुबा के इसमें जोड़ दिया। एक देश से दूसरे देश में जा रही है, ये देश ना, ये विदेश, ये विदेश से आ रही है, और ये अपने देश में आ रही है, मतलब किसी और देश में जा रही है, किसी दूसरे देश में, अन्य देश, अदर 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 देश, किसी दूसरी कंट्री में जा रही है, एक देश से दूसरे देश में। अब क्या किया भाई, बड़ा दोनों की बड़ी दुश्मनी जबरदस्त। अब इन्होंने कहा भाई, ना तो हमारे पास परमिशन, क्यों भाई, कुछ नियम कानून ऐसे होते हैं, हम डायरेक्ट बंदूक नहीं चला सकते, गोली नहीं चला सकते, तो कर दो भाई इस नदी में ये बैक्टीरिया डाल दो, बहा दो ये नदी के पानी को, जहाँ जहाँ लोग बाग इधर जिस देश में जाएंगे, चाहे वो जानवर पिए, इंसान पिए, सबको एक ही बार में निपटा देते हैं भाई। बिल्कुल ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनको हम बायोलॉजिकल वेपन्स की तरह यूज करते हैं, जैविक हथियार हमारे पास कहलाते हैं। कईयों कंट्रियों ने ऐसे खतरनाक वाले बैक्टीरियाओं को तैयार कर रखा है, डेवलप कर रखा है, ये चाहे तो हवा में छोड़ दें उनको, सांस लेंगे तब भी एक ही बार में हम खत्म, और पानी में छोड़ दिया तो पानी यदि पीने में आ गया, उपयोग में आ गया, तब भी हमारा काम खत्म। जैसे एंथ्रेक्स, बोटुलिज्म, हैजा रोग उत्पन्न करने वाले, ये बड़े जबरदस्त हैं। अब क्या पता भाई, ये कोरोना नाम की जो बीमारी हमारे यहाँ फैली थी, हो सकता है हवा में किसी ने उड़ा दिया हो, उड़ते उड़ते पूरी दुनिया के अंदर इतने भयंकर तरीके से ये बीमारी क्या हो गई हो, फैल गई हो। कोई गारंटी नहीं है भाई कहाँ से आया, कैसे आया, कोई सबने अपना मौन साध लिया, बीमारी खत्म, सबका बिजनेस ठप, और सबका बिजनेस किसका, किसी किसी का ठप भी हुआ, किसी किसी का बीमारी आने की वजह से बिजनेस चमका भी भाई। अब वो तो भाई हमारी सरकार जाने क्या सही घटना थी क्या नहीं थी। तो इस तरीके से जैविक हथियार के अंदर इनका क्या किया जाता है, उपयोग बायोलॉजिकल वेपन्स में। ठीक है, ये बात खत्म करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अब यूजफुल एक्टिविटीज हैं भाई। यूजफुल मतलब फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, नुकसान नहीं है भाई, फायदा ज्यादा। फायदा लेंगे हम, क्या फायदा लेने वाले हैं अब इनसे, तो देखते हैं, ले लेते हैं फायदे क्या हैं। देखो सबसे पहले अमोनीकरण। अमोनीकरण का मतलब क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सड़े गले जीव जंतुओं में उपस्थित जो प्रोटीन होती है उसको अमोन में बदल देते हैं, मतलब पी फॉर प्रोटीन, उसको बदल दिया अमोनिया। अमोनिया मतलब NH3, ये अमोनिया, अमोनिया अमोनिया में बदल दी भाई, NH3 बना ली हमने। कौन है भाई, ये बेसिलस वल्गैरिस। तो भाई ये हमारे लिए काम का है। इस NH3 से ही तो बाद में जाके हम नाइट्रेट बनाएंगे, पेड़ पौधों को मिलेगी, और बड़े लहलाते हुए वृद्धि करते रहेंगे, कौन, पेड़ पौधे, हमें प्रोटीन मिलेगी। नाइट्रिकारी जीवाणु, नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु फ्रेश अमोनिया को पहले नाइट्राइट में यानी बोले तो NO2 में, फिर बदलेंगे नाइट्रेट में यानी बोले तो NO3। अब ऐसे कौन कौन है देखो,
नाइट्रोसोमोनास का काम है कि ये NH3 को बदल देता है काय में NO2, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट। और नाइट्रोवेक्टर का काम है कि ये फिर NO2 को बदल देता है NO3, NO3 को हम बोलते हैं नाइट्रेट, इसी को कहते हैं नाइट्रीकरण। तो बन गई भाई प्रोसेस, लाभदायक है हमारे लिए, अच्छा काम कर रहे हैं ये बैक्टीरिया, फायदे के हैं बैक्टीरिया, इनसे दुश्मनी मत करो, दुश्मन तो वो हैंगे ही हमारे पहले से ही। अब आते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, जो राइजोबियम वगैरह हमने पढ़ा था। देखते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को 78% नाइट्रोजन को 78% नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, जैसे वो पढ़ा था एमिनो एसिड नाइट्रेट अमोनिया के लवणों में परिवर्तित कर देंगे, उन्हें हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहेंगे। ये स्थिरीकरण दो तरीके का देखने को मिलता है, देखो क्या क्या है, देखो इस सिम्बायोटिकली सहजीवी, इसको सहजीवी कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। देख पढ़ चुके हैं हम इसको, जैसे कि राइजोबियम ये जीवाणु मटरकुलीय पादपों में उनकी गांठ युक्त जड़ों में पाया जाता है, याद रखना। एराइजोबियम यह जीवाणु सेसवेनिया पादप की गांठ युक्त तने में पाया जाता है। भाई कुछ नाम नए आ रहे हैं, आप देखिए, गूगल बाबा की हेल्प लीजिए, कैसा पादप होता है देखिए। अब एजोस्पेरिलम फाउंड रूट सरफेस ऑफ सेरल्स, जैसे कि सुफ्रेसियल सिम्बायोसिस, देखो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, गेहूं में, चावल में, मक्खा में देखने को मिलेगा। फ्रैंकिया बड़ा अच्छा है बैक्टीरिया हमारे पास, फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है, ये एक्टिनोमाइसिटीज के का सदस्य है, आगे देखेंगे। रूट नोडुल्स ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट, उन पौधों की जड़ों में पाया जाता है जो दालीय कुल के नहीं है, अदलहनीय पादपों में मिलेगा। कैजुराइना एंड रूट नोडुल्स ऑफ एलनस प्लांट के अंदर हमें देखो तो फायदा ही फायदा, नुकसान कुछ नहीं। सहजीवी चीजें हमारे पास। अब आ जाते हैं असिम्बायोटिकली, असहजीवी, कुछ मुक्त रूप से पाए जाते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम, क्रोमेशियम, एजिथोबैक्टर, एजोस्पेरिलम, बीजरनिकिया, रोडोमाइक्रोबियम, रोडोस्पेरिलम, रोडोस्पेरिडोमोनास, ये नाम है, आपको याद रखना है। असहजीवी उदाहरण ही पूछ लिया जाता है भाई हमारे पास, दोनों ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट असिम्बायोटिक, ठीक है, याद रखना है भाई, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सहजीवी के उदाहरण बताओ और असहजीवी के। नोट फंड में दे रखा है, एक एजेटोबैक्टर और एक बीजरनिकिया, दोनों वायवीय, रोडोस्पेरिलम अवायवीय जीवाणु है, ये बात भी याद रखना है। राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों मृदा में मुक्त जीवी से रहते हैं, मस्त रहते हैं, किंतु सहजीवी के रूप में रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करते हैं, ये बात भी आपको याद रखें। क्लियर, नेक्स्ट आ जाए डेयरी प्रोडक्ट में, अरे भाई जबरदस्त, दूध दही कुछ बनाएंगे जी, इन जीवाणुओं से किडवन द्वारा, किडवन मतलब सड़ाना, सड़ाकर, गलाकर, फर्मेंटेशन जिसको हम कहते हैं, द्वारा बनते हैं डेयरी प्रोडक्ट। जैसे दूध से बना क्या, दही, सड़ा गला करी तो बनना है। कौन कौन काम में आ रहा है भाई, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, याद रखना है, दूध को दही में बदल देते हैं। बाकी की प्रोसेस आप जानते हो क्या दूध से क्या होने वाला है। अब हमारे पास जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है, LAB नाम भी याद रखना है, लैक्टिस एसिड बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, पूछा जाता है भाई LAB क्या है, फुल फॉर्म याद रख लेना। जीवाणु दही में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ा देता है, जो लाभदायक है हमारे लिए। पेट में रोग करने वाले सूक्ष्म जीवों का भी निरोध करने में ये सहायक होता है। मतलब पेट के अंदर जो बैक्टीरिया हैं जो नुकसानदायक हैं हमें, उनको ये धुआंधाम क्या करते हैं, जाके मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो फायदे का बैक्टीरिया हमारे पास लैक्टोबैसिलस, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब आते हैं एंटीबायोटिक्स को, जैसे स्टेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से स्टेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाइयां हम जानते हैं, बीमार हुए, जुकाम हुआ, बुखार आया, सबके लिए आज हम एक एंटीबायोटिक दवाई का भी उपयोग करते हैं। तो वो एंटीबायोटिक दवाइयां भी हमें कैसे प्राप्त होती हैं, बैक्टीरियाओं से। फायदा है भाई, दवाई बन रही है, नुकसान है मत देखो, क्योंकि कोई बैक्टीरिया यदि हमें रोग पैदा करेगा तो उसको मारने के लिए उसी का ही उपयोग करेंगे, हम उसी हथियार का उपयोग करेंगे, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से ही मारा जाएगा। हाँ बात तो सही है, बिल्कुल हमने पढ़ा है, जहर जहर को नष्ट करता है, विष विष को मारता है। सांप के काटने पर उससे बचाने के लिए जो बनाई जाने वाली दवाई है ना, वो सांप के जहर से बनाई जाती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सांप के जहर से बनाई जाती है। तो भाई जो बीमारी पैदा करेगा वही उसका क्या करेगा, इलाज करेगा। ये कोई नई बात नहीं है भाई, ये लंबे समय से यही चला रहा है, यही हो रहा है।
जो बीमार करेगा उसी के शरीर से उसको बचाने की दवाई भी बनाई जाएगी। तो एंटीबायोटिक्स हैं कुछ हमारे पास। देखो और भी पॉइंट दे रखा है, जीवाणुओं में कई प्रकार की एंटीबायोटिक औषधियां प्राप्त होती हैं। एंटीबायोटिक कुछ पदार्थ एक सूक्ष्म जीव द्वारा स्त्रावित होते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, प्रतिजैविक पदार्थ कह देते हैं एंटीबायोटिक। आप इसे आपके दिमाग में चल रहा हो जो एंटीबायोटिक क्या, तो ये एंटीबायोटिक दवाई है। क्या दवाई है भाई, ये क्या करती है, जो भी सूक्ष्म जीव से हम बीमार हुए हैं उस सूक्ष्म जीव को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। इसलिए हमें लेना पड़ता है। प्रतिजैविक शब्द का सबसे पहले S.A. बक्समैन ने दिया था भाई, और पहली खोजी गई वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। इसे कवक में खोजा गया था भाई, बैक्टीरिया में नहीं, याद रख लेना भाई, कवक में खोजा गया था। कवक पेनिसिलियम से प्राप्त किया गया था। तो जीवाणु से प्राप्त की गई पहली पेनिसिलिन वो सॉरी एंटीबायोटिक क्या थी, प्रतिजैविक क्या थी, उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। नाम याद रख लेना भाई, जबरदस्त हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन। ये रहे, ये बनी बैक्टीरिया से और ये बनी पेनिसिलियम किससे, कवक से। ठीक हो गया भाई काम। इंडस्ट्रीज में, उद्योग में काम में आ रहे हैं भाई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। विनेगर फॉर्मेशन, सिर का नाम सुना होगा, एसिटिक अम्ल CH3COOH, CH3COOH ये बन गया भाई। एथेनॉल, यही है हमारी शराब, संजा सवेरे शराब, शराब का नशा, शराब का नशा एथेनॉल, जिसको हम कहते हैं C2H5OH, C2H5OH। एसिटोबैक्टर एसिटाई, किण्वन की क्रिया यहाँ पर भी हो रही है, जो शैतेनॉल को बदलेगा काय में, एसिटिक एसिड में, सिरका में बदल डालेगा कौन, एसिटोबैक्टर एसिटाई। फायदे की चीज है भाई, एसिटिक अम्ल बना लिया हमने। दूसरा पॉइंट, जीवाणुओं की सहायता से पौधे से रेशों को अलग करना, रेटिंग ऑफ फाइबर्स कहलाते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम है, ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया है हमारे पास। नेक्स्ट आता है चाय तमाकू में गंध, मतलब जो फ्लेवरिंग ऑफ टी एंड टोबैको ऑफ लीव्स में जो पाई जाती है, फ्लेवरिंग सुगंध इनके अंदर जो पाई जाती है, तो बेसिलस मेगाथीरियम और माइक्रोकोकस कॉन्डिसेंस ये इनके उदाहरण हैं। कुछ बैक्टीरिया का उपयोग देखो विटामिन बनाने में किया जा रहा है, विटामिन। अब विटामिन कौन कौन से, देखो विटामिन B12 बनना है, ब्यूटायरिक एसिड बनना है हमारे पास, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम प्रोड्यूस करेगा जी, प्रोपियोनियोबैक्टीरियम एंड बेसिलस मेगाथीरियम प्रोड्यूस करेगा विटामिन B12। नाम याद रखना है किस बैक्टीरिया से कौन सा विटामिन प्राप्त हो रहा है। और इकोलाई तो जबरदस्त है, इनको हम हमेशा हमारी आंत में ही रखे घूमते फिरते रहते हैं, मतलब हमारी आंत के अंदर पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो हमारे लिए फायदे का होता है। इकोलाई, इश्चीरिया कोलाई मनुष्य की आहार नाल में पाया जाए, हम रखे घूमते फिरते रहते हैं भाई, वो भी, तू भी मस्त रहे हम भी मस्त, क्योंकि हमारे लिए बहुत लाभदायक काम ये करता है। विटामिन ई का भी फॉर्मेशन करेगा, देखो ये विटामिन के भी बनाएगा, हमारे लिए बहुत फायदे के हैं। आप विटामिन के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम अगली किसी क्लास के अंदर करेंगे चर्चा क्या है विटामिन वगैरह। अगला पॉइंट आ जाता है, देखो गंगा के जल की शुद्धता। भाई कहते हैं ना, आज सुनो देखो भाई, गंगा का जल शुद्ध है, कभी सड़ता नहीं है, घर के अंदर बोतल भर के रख लो, सालों तक रखी रहेगी, कभी सड़ेगा नहीं पानी। घर के अंदर घर का पानी, कुएं का पानी, बोर का पानी, किसी का भी पानी भर के रख दो आप, कुछ समय बाद वो पानी खराब हो जाएगा, बैक्टीरिया वायरस उसके अंदर पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, जर्म्स पड़ जाएंगे, यही पैदा हो जाएंगे ये बैक्टीरिया हमारे। तो गंगा जल के अंदर ऐसी क्या संरचना है भाई, क्या धार्मिक मान्यता है उसकी। तो धार्मिक मान्यता, देखो हम बात कर रहे हैं साइंस की, धार्मिक मान्यता को हम छोड़ते हैं। देखो गंगा जल की शुद्धता के पीछे वजह यही है कि उस गंगा नदी के जल में अन्य जीवाणुओं का भक्षण करने वाला एक जीवाणु पाया जाता है भाई, बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। एक अन्य जीवाणुओं को नष्ट करने वाले जीवाणुओं को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। वो बैक्टीरियोफेज प्राकृतिक रूप से किस पानी के अंदर है, उस गंगा नदी के पानी के अंदर। अब उस पानी को आप घर पे भर के लाओ तो बैक्टीरिया पानी के साथ में आ गया, अब वो उस पानी के अंदर दूसरे बैक्टीरियाओं को नहीं पनपने देगा। 10 साल तक 20 साल तक रख रहे हो और वो बैक्टीरिया फिर अपनी संख्या उस बोतल के अंदर बढ़ाता रहेगा, तो वो पानी फिर आपका कभी नहीं सड़ेगा, गलेगा, गंदा होगा, खराब। ये वजह है उसके अंदर, जिसे बोलते हैं बिडेलो विब्रियो बैक्टीरियोबोरस, नाम याद रखना। यानी हम कह देते हैं ऐसे जीवाणुओं को हम कह देते हैं दूसरे जीवाणुओं का भक्षण करते हैं ना, उनको हम कह देते हैं बैक्टीरियो, बैक्टीरियोफेज, ऐसे नाम याद रख लेना, ठीक है। प्रदूषण निर्देशक जीवाणु कुछ ऐसे होते हैं जो इंडिकेट करते हैं अपन को भाई यहाँ पर प्रदूषण है। जिस पानी में इकोलाई जीवाणु पाया जाता है वह प्रदूषित माना जाता है भाई। हाँ, इकोलाई की संख्या बढ़ गई किसी पानी के अंदर, इसका मतलब वो पानी क्या हो गया, बहुत ज्यादा प्रदूषित
हो गया। तो ये उसी को इंडिकेट करता है कि ये पानी खराब है। इकोलाई जीवाणु को प्रदूषण बताने वाला भी कहते हैं, पॉल्यूटेंट इंडिकेटर बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए काम में आते हैं, जैसे ई कोलाई है, एग्रोबैक्टीरियम है, ग्राम नेगेटिव जीवाणु हैं, ये सब के सब हैं बैक्टीरिया, और बहुत हम आगे इनको डिस्कस करेंगे आपसे। नेक्स्ट आ जाता है, देखो हमारे पास क्या एक्टिनोमाइसीटी, जिसको हम फिलामेंटस कहते हैं, डिस्कस करते हैं, देखते हैं। देखो ये एक्टिनोमाइसीटीज, फिलामेंटस, माइकोबैक्टीरिया, ये क्या है? देखो भाई, ये कुछ ऐसे ही बैक्टीरिया हैं हमारे पास, लेकिन हम क्या करते थे पहले, इनको फंजाई कहते थे, कवक, कवक में शामिल करते थे। इन्हें रे फंजाई के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इनकी शरीर की जो संरचना है वो कवक के समान हुआ करती थी, ठीक है ना। फंजाई का शरीर माइसिलियम कहलाता है, जिसे हम कवक जाल कहते हैं। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक्टिनोमाइसीटीज की संरचना भी माइसिलियम के इसी के समान होती है, इसलिए इन्हें फंजाई ग्रुप के अंदर रखा जाता था। लेकिन फंजाई कैसी होती है? यूकैरियोटिक, ये भले आदमी कैसे होते हैं भाई? प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो अब इसको हमने मोनेरा किंगडम के अंदर शामिल कर लिया है। ये सबसे ज्यादा मिट्टी में पाई जाती हैं और ये अत्यधिक आर्थिक महत्व के हैं भाई। हाँ, फायदा ही फायदा भाई। बैक्टीरिया तो अपन भी जानते हैं वैसे भी बहुत ज्यादा फायदे के हैं, नुकसान कम फायदे ज्यादा। बचाव देख लो ना, फायदा ज्यादा हो रहा है बैक्टीरिया, क्योंकि ये अधिकांश एंटीबायोटिक औषधियाँ इन्हीं से कराती हैं। ज़्यादातर जितनी भी एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं ना हमारे इलाज के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, ज़्यादातर किससे बनाई जाती हैं? बैक्टीरिया से। तो फायदा ही फायदा है भाई, नुकसान नहीं। ये फिलामेंटस तंतु में जीवाणुओं में जनन कॉनिडिया के निर्माण द्वारा होता है भाई, याद रख लेना। एक संरचना बनती है, एक ऐसी संरचना इनके अंदर पाई जाती है, ऐसे ऐसे बनती जाती है संरचना, और ये कॉनिडिया नाम की संरचना, ये यहाँ से अलग हो जाती है, जमीन पर गिर जाती है, और फिर से इसके अंदर एक नए प्रकार का एक्टिनोमाइसीटीज बन जाता है। इसको हम क्या देते हैं? कॉनिडिया। ये रहा कॉनिडिया। बीजाणु की ही समान संरचनाएं होती हैं, हम पढ़ चुके हैं, जो कि श्रृंखला में तलाविसारी क्रम में कोनियोडर के शीर्ष पर व्यवस्थित रहती है, और प्रत्येक कॉनिडिया अब एक नए जीवाणु को जन्म दे देती है। इसके उदाहरण हैं स्टेप्टोमाइसीज, बैक्जीटोआ, माइकोबैक्टीरियम और फ्रैंकिया। तो ये थी हमारा आज की क्लास मोनेरा जगत की। और मोनेरा जगत के अंदर हमने आज इनकी सारी एक्टिविटीज़ जो थी इनकी बैक्टीरिया की, उनको हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इनकी पिछली क्लासों की जो लिंक है आपको इसके डिस्क्रिप्शन के साथ भी मिल जाएगी। और भाई देखो, ये काम आपका ज़बरदस्त कीजिए आप। अभी तक जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो भाई वो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करे, अपने फ्रेंड में शेयर करे। बड़े इंटरटेनमेंट के साथ हम आगे के चैप्टरों को लिए आपको लेके आएंगे, जिससे हमें भी क्या मिलता है भाई? मोटिवेशनल मिलता है, जिससे आपके लिए नई नई चीज़ें, नए नए कंसेप्ट कुछ साइंस के आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत